Hello everyone, welcome to AKO. So, in the series of our stage 2 lectures, this is our second class of vocabulary. Those who are new to this channel, तो हम पहले इसके ऐसे कर चुके हैं, ऐसे की क्लास, देन हम प्रेसी राइटिंग की क्लास भी कर चुके हैं, देन वी हैव ऑलरेडी डन दिस कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस ऑल्सो एंड वोकेबलरी की एक क्लास हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है एंड स्टेज 2 की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है हमारे चैनल पे स्टेज 2 कंप्लीट स्टेज 2 लिख के तो यू कैन चेक दैट आउट एंड यू कैन स्टार्ट योर इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेज 2 preparation from here and this will be very holistic and to the point preparation, nothing here and there, just content to like help you in the stage 2. Okay, so in this class we are going to study this 30 words which is based on PIB, इंडियन एक्सप्रेस कोर्ट का एक्सट्रैक्ट्स भी हैं उसमें, देन ओरिजिनल कोर्ट के जजमेंट्स भी हैं उसमें, ठीक है। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्लासेस, इसमें ये मैंने अलग से आर्टिकल्स भी निकाले हैं पीआईबी से, इंडियन एक्सप्रेस से, और ये कोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, आपको देखो स्टेज 1 में जो भी फैक्ट एंड फिगर्स पूछे जाते हैं, जैसे मान लो पूछ लिया कि केशवन भारती की डेट आपको यहाँ से मिल जाएगी, कितने जजेस की बेंच थी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और कौन-कौन से उसके खिलाफ थी, कौन-कौन से अमेंडमेंट के, ठीक है? वो हो जाएगा, किसको चैलेंज किया था, देन आर्टिकल 368 की कितनी बात हुई थी, बेसिक स्ट्रक्चर का बात हो जाएगा इसमें, है ना? और उनको हिंदी में क्या कहते हैं, वो भी पता चल जाएगा यहाँ पे आपको। तो दिस विल बी लाइक बेनिफिटिंग बोथ द स्टेज, इसलिए मैंने ऐसे एक्सट्रैक्ट लिए, ऐसे ट्रांसलेशंस लिए, जिससे आपको दोनों स्टेज में हेल्प हो ना, क्योंकि ट्रांसलेशन जब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ ऐसा पढ़ ले जो स्टेज 1 में आता है ना? तो दोनों स्टेज कवर हो जाएगा। ओके, सो let us start our first word of the day. Okay, so the first word is in principle approval. इन प्रिंसिपल अप्रूवल को हिंदी में कहते हैं सैद्धांतिक स्वीकृति। ओके, सैद्धांतिक स्वीकृति। तो इसको आप लिख लेना, क्योंकि अभी कैबिनेट बहुत सारे अप्रूवल करती रहती है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ दिस, इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ दैट, तो ये वर्ड बहुत यूज़ होता है एंड दैट माइट कम इन टू योर ट्रांसलेशन एक्सट्रैक्ट और मे बी यूज इन एसे ऑल्सो। ये सारे वर्ड देखो आपको एसे में भी यूज़ होने वाले हैं वो कैब, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी वो कैब होगी आप उतना अच्छा इंग्लिश लिख पाओगे, उतना अच्छा इंग्लिश लिख पाओगे, ठीक है। स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट, तो उतना अच्छा आपका वो भी होगा, राइटिंग भी उतना अच्छा आप सोच पाओगे लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश ठीक है, तो इसलिए मैंने दोनों बना रखा है, ठीक है, ताकि आप वाइस वर्सा दोनों सीख जाओ। हिंदी वाले इंग्लिश को देख लें, इंग्लिश वाले हिंदी को देख लें, और लिखना तो हमें तो सारा ही है, क्योंकि 50 नंबर का ट्रांसलेशन आने वाला है, 25-25 का। तो दिस सेक्शन इज़ मोस्ट रिवॉर्डिंग, पूरे 150 में से 150 का पूरा मार्क्स में 50 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे आपके, जिसमें आपको वो कैब बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। आपको 10-15 मार्क्स एक्स्ट्रा देके जाएगा बाकी लोगों से जो इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और इस तरह के वो कैब हमारी जो बुक है AHC की, स्टेज 2 की, है ना, हैंड बुक, जिसमें कि बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं और ट्रांसलेशन बेसिक से दिया हुआ था, जिसको ट्रांसलेशन का एकदम निटी ग्रिटी जानना है कि ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे करते हैं ट्रांसलेशन, सो यू कैन टेक दैट बुक एंड रीड। ओके, सो our नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं कार्यान्वयन अभिकरण। एजेंसी को अभिकरण कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको नोडल एजेंसी या फिर ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, बट दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड विच आवर डिपार्टमेंट्स एंड ऑल यूज। ओके, सो और नेक्स्ट वर्ड इज रिवाइज एस्टिमेट, जिसको हिंदी में कहते हैं संशोधित अनुमान, ठीक है। संशोधित अनुमान मोस्टली ये वाला रिवाइज एस्टिमेट होता है यूज़ जब बजट सेशन होता है पार्लियामेंट में फरवरी में, तो उस टाइम पे ये वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। ओके, सो फिर द नेक्स्ट वर्ड इज सब्सिडी। सब्सिडी को कहते हैं राज्य सहायता, राज्य सहायता भी कहते हैं इसको, और अनुदान भी कहते हैं, ठीक है इसको। तो ये आप देख लेना, ठीक है। तो दोनों वर्ड लिख सकते हो आप, दोनों यूज़ हो जाते हैं वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये वर्ड हो गया। तो नेक्स्ट वर्ड इज यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, इसको कहते हैं हिंदी में उपयोगिता प्रमाण पत्र। ओके, और फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा गाइडलाइंस। गाइडलाइंस को कहते हैं दिशा निर्देश। ये वर्ड मोस्टली आई गेस सबको पता होता है, ठीक है। तो इधर राइट साइड में आपको जो दिख रहा है ना, ये सारे उनके यूजेस हैं कि कैसा पीआईबी लिख रहा है उसको रियल में, लाइक ये वर्बैटिम मोस्टली पीआईबी से उठाए गए सेंटेंसेस हैं,
तो आपको दिख भी जाए ना कि हाँ ये वर्ड सच में यूज़ कैसे किए जाते हैं सेंटेंसेस में, तो इसलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस भी साइड में लिखे हुए हैं फॉर द रेफरेंस पर्पस। ओके, सो दिस इज इट। विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट वर्ड इज कन्वर्जेंस स्कीम। ओके, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। जैसे बहुत सारी योजनाओं का अभिसरण कर दिया जाता है, जैसे है ना, जैसे मान लो कोई रोजगार की योजना होगी, ठीक है, उसमें कोई रूरल होगी, कोई अर्बन होगी, कोई कुछ होगी, सबको एक साथ मर्ज कर देंगे अगर, तो उसको बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। ठीक है, उसको हिंदी में कहते हैं अभिसरण। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन स्टोन को हिंदी में कहते हैं शिलान्यास, या फिर इनॉग्रेशन को कहते हैं उद्घाटन। तो दोनों वर्ड को आप कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन को कहते हैं शिलान्यास, इनॉग्रेशन को उद्घाटन। दोनों को आप इंटरचेंजेबली नहीं यूज कर सकते बिकॉज दिस आर लाइक पर्टिकुलर वर्ड्स। ओके, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज बेल। अब ये कोर्ट वाले वर्ड्स आ गए, अभी तक ये पीआईबी का था। पीआईबी रिलीजेस में जो भी आता है, स्कीम, बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव रजिस्टर्स में जो भी वर्ड यूज होते हैं, ये थे वो 8 वर्ड। अब ये 9वां वर्ड कोर्ट ऑर्डर्स और जजमेंट से लिया गया है, जो यूज़ होते हैं मोस्टली। ठीक है, जो कि आप यूज़ करने वाले हो अपनी डेली लाइफ में, अगर आपको मिल गया जुडिशियल वाला सेक्शन, ठीक है, तो आप ये वर्ड यूज़ करने वाले हो बहुत सारा। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज बेल, जिसको हिंदी में कहते हैं जमानत, और एंटिसिपेटरी बेल को बोलते हैं अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत हम कब लेते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, लेट्स सी कि आपको अग्रिम जमानत का मतलब कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं। देन नेक्स्ट वर्ड इज कॉज लिस्ट। कॉज लिस्ट को कहते हैं वाद सूची। ये मोस्टली तब होती है जब लिस्ट होता है कि आज कौन सा किसका किसका केस लिस्ट है, तो दैट इज कॉज लिस्ट। ओके, कि कौन से पीठ के समक्ष हमारा कॉज लिस्ट है। ठीक है, अच्छा मुझे पीठ और खंडपीठ में डिफरेंस बताना, ठीक है, कमेंट में। ये सारे मैं एक्सरसाइज आपको इसलिए देता रहता हूँ ताकि आप खुद से क्यूरियस रहो थोड़ा सा और जानते रहो इधर उधर का। अगर सब क्लास से होगा तो दैट विल नॉट बी लर्निंग, दैट इज़ पैसिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग के लिए आपको खुद से ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसको कहते हैं हिंदी में संज्ञेय अपराध। ठीक है, अब इसका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मीनिंग आप देखना, ठीक है, जाके। देन इज एक्स पार्टे। एक्स पार्टे को कहते हैं एक पक्षीय, एक्स पार्टी आदेश, जैसे कि एक पक्षी उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज क्वाश। क्वाश मतलब होता है अभिखंडित करना। ठीक है, ये वर्ड। ओके, एफआईआर क्वाश करते हैं लोग, केस क्वाश होता है, तो ये सब यूज होता है वर्ड बहुत। द नेक्स्ट वर्ड इज ज्यूरिस्डिक्शन। ज्यूरिस्डिक्शन को कहते हैं अधिकारिता। ठीक है, या फिर क्षेत्राधिकार। ये क्षेत्राधिकार वर्ड ज़्यादा यूज होता है, आप ये लिख लेना, ज़्यादा ईजी लग रहा है तो ये आपको लिखने में इजी होगा। देन द नेक्स्ट वर्ड इज डिक्री। डिक्री को कहते हैं सेम ही कह देते हैं। ठीक है, इसे कंफ्यूज मत करना जजमेंट से, जिसको निर्णय कहते हैं, एग्जीक्यूशन को निष्पादन कहते हैं। तो डिक्री को आप उससे कंपेयर मत करना। ठीक है, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज समन एंड वारंट। समन को समन ही कहते हैं और वारंट को अधिपत्र कहते हैं, तो आप इसको तो पक्का लिख लो, वारंट वर्ड बहुत यूज होता है जुडिशियल लैंग्वेज में। ओके, and then the next word is, all these words are from the Hindu and Indian Express. Okay, तो ये रूल ऑफ लॉ तो आप लोग ने अब तक तो पढ़ ही लिया होगा, विधि का शासन। ठीक है, और इसको आप इस तरह कर सकते हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड रूल ऑफ लॉ वर्ड बहुत यूज़ होता है आपके, अगर पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी ऐसे आ रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को कहते हैं संवैधानिक नैतिकता। ओके, जिससे आपको नैतिकता का भी हिंदी पता चल गया, कॉन्स्टिट्यूशनल का भी पता चल गया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये तीनों में डिफरेंस है। ठीक है, इन तीनों का हिंदी आप एक बार चेक कर लेना। ओके, टू बी वेरी क्लियर। एंड देन कम्स जुडिशियल रिव्यू। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अलग अलग सबका वर्ड पता रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मॉक 1 था उसमें लोगों ने मौलिक अधिकार और अधिकार दोनों को सेम ही समझ लिया था, तो राइट और फंडामेंटल राइट सबका ट्रांसलेशन लोग सेम ही कर दे रहे थे। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू को कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। ओके, जिसको हम किसके अंडर एक्सरसाइज करते हैं, अंडर आर्टिकल 32। दिस इज अवर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और आर्टिकल 226 अंदर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेता है इसको 32 के अंडर रिट पिटिशन फॉर द रिव्यू जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो दिस इज इट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को हिंदी में कहते हैं मूल ढांचा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को बोलते हैं, मूल ढांचा सिद्धांत, डॉक्ट्राइन को सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअली 60 वर्ड 30 वर्ड नहीं पता चलेगा इस क्लास में, पता तो आपको 40 पता चल जाएगा, बट हाईलाइट्स आर लाइक 30 वर्ड्स। देन नेक्स्ट वर्ड इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को कहते हैं युक्ति युक्त निर्बंधन। ओके, जो कि इसको आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को आप अगर लेमैन टर्म में लिखोगे तो रोक लिख सकते हो कि सरकार ने कोविड के टाइम पे हेल्थ के बेसिस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए, तो आप उसमें लिख दोगे कि सरकार ने कोविड महामारी के चलते लोगों को बाहर जाने पे रोक लगाई। तो रोक लगाई को आप इस तरह लिखोगे ना अगर, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। रोक लिखोगे तो वो दैट इज़ लेमन टर्म, वो तो सबको ही पता है। ठीक है, तो ये वर्ड आप लिख लेना, ये वर्ड बहुत यूज़ हो सकता है, बहुत यूज़फुल है। ऐसे टफ वाले तो पक्का नोट्स बना लिया करो। अब ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर है तो मुझे लगता है सबको पता होगा, सुनते रहते हैं ये वर्ड, तो नहीं ज़रूरत है उतनी, बट ऐसे वाले वर्ड्स ज़रूर लिख लिया करो। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं सहकारी संघवाद। ओके, इसको इससे कम कंफ्यूज नहीं करना है, फेडरल स्ट्रक्चर को संघीय ढांचा कहते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलग वर्ड है और फेडरल स्ट्रक्चर अलग वर्ड है। ये मोस्टली नीति आयोग यूज़ करता है, क्योंकि नीति आयोग का पूरा कॉन्सेप्ट ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे बेस्ड है। ठीक है, देन द नेक्स्ट वर्ड इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जिसको कहते हैं नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, ठीक है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी को मूल कर्तव्य कहते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन देम। ओके, कमेंट में बताओ मुझे कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारे आर्टिकल में और कौन सी कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एरोजन ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसको बोलते हैं संस्थाओं का क्षरण। ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी को ये कहते हैं। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत करना, दोनों इसलिए मैंने सब जगह अलग अलग बता रखा है आपको, क्योंकि इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशनल में फ़र्क होता है। संस्थान और संस्थागत is two very different terms, just like constitution, constitutionalism and constitutional, right? तो ये बेसिक निटिग्रिटीज आप याद रखोगे तो आपकी ट्रांसलेशन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड फ्रॉम PRS, बिल समरी एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी ड्राफ्टिंग होती है। ये होती है ड्राफ्टिंग किस लिए? पार्लियामेंट में कोई भी बिल लाने के लिए, कोई भी एक्ट लाने के लिए, कोई भी बाई लॉज के लिए ये होती है। ठीक है, तो वहाँ से मोस्टली ये वर्ड यूज़ होता है। उसमें रिपील, रिपील का होता है निरसन। ठीक है, इस हेयर बाय रिपील्ड, इसके द्वारा निरसरित किया जाता है, संशोधन। ठीक है, तो रिपील को आप संशोधन मत कर देना। ठीक है, दैट इज अमेंडमेंट। इसलिए साइड साइड में डिफरेंस भी बताता चल रहा हूँ मैं, ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी ना हो आपको। देन द नेक्स्ट वर्ड इज शेड्यूल। शेड्यूल को कहते हैं अनुसूची, जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल, पहली अनुसूची में, इन द फर्स्ट शेड्यूल। इस तरह के एक्सट्रैक्ट आपको इसलिए साइड में दिए ताकि आपको समझ आता रहे कि सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, राइट। देन कम्स द नेक्स्ट वर्ड दैट इज सबसेक्शन क्लॉज, जिसको हिंदी में कहते हैं अपधारा और क्लॉज को कहते हैं खंड। ओके, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को कहते हैं भूतलक्षी प्रभाव। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मतलब क्या होता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब जैसे मान लो कि क्रिमिनल लॉ है ना, कोई क्रिमिनल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ क्या होता है, कभी भी रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं होता। जैसे मान लो अगर 1 अगस्त 2026 से ये बोल दिया कि इफ़ यू प्लग अ फ्लावर फ्रॉम एनी प्लांट, तो उसके लिए आपको 2 साल की सज़ा होगी। ठीक है, और वो मान लो रिट्रोस्पेक्टिवली तो अप्लाई नहीं होगा, कि ऐसा बोल दिया जाए कि आज 28 जुलाई को किसी ने फूल तोड़ा तो उसको 2 साल की सज़ा होगी, नहीं। 1 तारीख से अगर लागू हो रहा है वो क्रिमिनल लॉ, तो 1 तारीख के बाद ही आप अगर करोगे तो ही मिलेगी सज़ा, पहले किया हुआ है तो नहीं मिलेगी। तो रेट्रोस्पेक्टिव मतलब होता है कि पहले से उसको लागू नहीं कर सकते आप, मतलब पहले से लागू कर सकते हो अगर तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, और रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते हो तो वो मतलब आगे से लागू होगा, पीछे से नहीं लागू होता। सिविल में क्या होता है, सिविल लॉज में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो जाती हैं चीज़ें, बट क्रिमिनल लॉज में नहीं होती है। तो इसका मतलब
होता है कि कोई भी चीज़ रिट्रोस्पेक्टिव मतलब भूतकाल से अप्लाई नहीं होगी, प्रेजेंट से होगी। ओके, गॉट इट। देन नेक्स्ट वर्ड इज पेनल्टी। पेनल्टी को ना लोग कंफ्यूज कर देते हैं फाइन से। फाइन और पेनल्टी में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। तो और पनिशमेंट भी नहीं होता है पेनल्टी, वरना लोगों को पेनल्टी का हिंदी दंड कर देंगे, ठीक है। तो दंड नहीं होता है, ये होता है शास्ति। ओके, तो इसको आप नोट कर लेना। ओके, देन द नेक्स्ट वर्ड इज रूल मेकिंग पावर। रूल मेकिंग पावर को हिंदी में कहते हैं नियम बनाने की शक्ति। ओके, नियम बनाने की शक्ति। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की अनुमति। मोस्टली प्रेसिडेंट का एक्सेंट लेने के लिए हमें या तो जैसे मनी बिल प्रेजेंट करते हैं तब उसका पहले उनका लेना पड़ता है परमिशन, उसके बाद वो एसेंट देते हैं बिल को। ओके, सो दिस इज हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड। तो 30 वर्ड्स आज के हो गए, पहले 30 और हो चुके हैं। वो कैब की फर्स्ट क्लास जिसने नहीं देखी है वॉच दैट। सो 60 वर्ड्स हो गए। ऐसे हम 10-15 क्लासेस लाएंगे तो आपके 500-600 वर्ड हो जाएंगे आराम से, ठीक है। 1000 तक भी हो सकते हैं जब तक स्टेज 2 नहीं हो रहा। वी विल कीप ऑन गेटिंग दिस वर्ड्स। ओके, देन दीज आर फ्यू एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम पीआईबी, जो प्रेस रिलीजेस होती हैं। इसको देख लेते हैं। एक मैं ट्रिक बताता हूँ इसमें जो कि आपको बहुत काम आने वाली एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ मान लो आपको ट्रांसलेट करने के लिए आया कि यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर गेट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल to the second phase of National Rural Livelihood Mission with a total outlay of 12,400 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2026-31। ओके, तो अब क्या करना है आपको, जब भी आपको आए वहाँ तो मतलब आएगा आपका कम से कम नहीं तो 200 से 300 वर्ड का आ सकता है ट्रांसलेशन। ओके, तो वहाँ पे आप जैसे पढ़ते हो ना जब, तो उसमें अंडरलाइन करना, इन प्रिंसिपल अप्रूवल को कर लिया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को कर लिया, आउटले को कर लिया, ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना क्वेश्चन में भी, क्योंकि Q&A बुकलेट होगी, उसमें ऊपर क्वेश्चन भी होगा, नीचे आपको आंसर लिखना होगा। ओके, तो वहाँ पे जब आप ट्रांसलेट करना ना, तो ऐसे वाले वर्ड जैसे यहाँ पे मैंने डार्क कर रखे हैं बोल्ड में, तो उनको ऐसे अंडरलाइन कर देना। सो द एग्जामिनर विल जस्ट स्किम थ्रू योर कॉपी कि हाँ हाँ ये वर्ड इसने लड़के ने ट्रांसलेट किया हुआ है। तो दैट पर्सन विल थिंक कि हाँ, कि इन्होंने मतलब दिस गाय नो कि हाँ कौन से वर्ड को क्या कहते हैं। तो जब इतना बेसिक मतलब इतने टफ वर्ड्स बताएं तो बेसिक वाले तो सही किए ही होंगे, तो उससे इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन मैंने करने के लिए मॉक टेस्ट में भी बताया है आपको कि जिन्होंने भी मतलब मॉक टेस्ट में अंडरलाइन नहीं किया था तो उनके लिए मैंने बताया कि आप ऐसे वर्ड्स को अंडरलाइन किया करो, ठीक है। और फॉर्मल वोकेबलरी सीखो, इसीलिए मैं ये सीरीज़ भी लेके आया हूँ वोकेबलरी की, फॉर्मल वोकेबलरी की। एंड स्टेज 2 का हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, अभी 2 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। ओके, सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड कि जिसको प्रैक्टिस करनी हो, जिसको स्टेज 2 में दिक्कत आ रही हो कि लिखने में ऐसे कैसे लिखते हैं, तो those feedback can help, so you can join the stage 2 test series which are like I guess only 7 to 8 people must be left। उसके पहले मतलब 50 सीट्स थी हमारे पास, क्योंकि कॉपी 1 चेक होती है, सबकी फीडबैक मिलता है एकदम पर्सनलाइज, तो ओनली 7-8 सीट्स मस्ट बी लेफ्ट। एंड द नेक्स्ट इज दिस पैरा। तो ये आप अपने आप से पढ़ना थोड़ा, ठीक है, खुद भी रिवाइज करो ऐसे ऐसे वर्ड इंपॉर्टेंट और उनको अंडरलाइन करो, अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है। और एक एडवाइस एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए, मतलब ट्रिक है आपकी कि जो भी हिंदी में पैसिव है उसको इंग्लिश में भी पैसिव में ही ट्रांसलेट करना, ठीक है। पैसिव को एक्टिव में और एक्टिव को पैसिव में ट्रांसलेट मत कर देना, वरना आपका पूरा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। ओके, और जो हिंदी के हैं जैसे मान लो 12,000 लिखा हुआ है तो उसको 12,000 ही लिख देना आप, ऐसे करके। ये एक को हिंदी वाला एक नहीं होता, एक दो, उस तरह नहीं करना है कि 6 को आपने इस तरह बना दिया। ओके, तो ये गलती मतलब ये नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ना कोड करता है ना पीआईबी करता है। ओके, और इसको कैसे आपको रिवाइज करना है ये आप पढ़ लेना। आपके जो 60 टर्म्स हो गए आज, ठीक है, उनको अपने या तो एक रजिस्टर बना लो, ठीक है, रजिस्टर बनाओ, उसमें इधर लिखो इंग्लिश, ठीक है, इधर लिखो हिंदी, और जो भी वर्ड मैं क्लास में करा रहा हूँ 1 2 3 करते हुए लिखते जाओ। एट द एंड ऑफ दिस क्लासेस 500 वर्ड आपके हिंदी और इंग्लिश के बहुत ज़्यादा रिच वोकैब के हो जाएंगे। तो आप स्टेज 2 के कुछ दिन पहले से इन वर्ड्स को हर दूसरे दिन पढ़ लेना, 500 वर्ड। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा ना आपका स्टेज 2 में, यू विल बी ईजी टू ट्रांसलेट दैट, क्योंकि आपको एक एक वर्ड पता होगा हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो आप इंग्लिश टू हिंदी भी कर लोगे
ट्रांसलेट और हिंदी टू इंग्लिश भी कर लोगे बड़े आराम से, इसलिए ये सीरीज़ चल रही है और चलती रहेगी, ठीक है। सो जस्ट गिव सम एफर्ट ऑन दिस, क्योंकि देखो स्टेज 2 ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। इसमें आपके 150 में से मान लो आप 100 प्लस मार्क्स ले आए ना, यू विल बी इन विन विन सिचुएशन एंड दैट विल बी ईजी टू क्रैक दिस आर ओ एग्ज़ाम। ओके, तो स्टेज 2 करते रहो देखो यार, क्योंकि वन मोर थिंग इज़ दैट कि स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम लोग बोल रहे थे 15 अगस्त तक हो जाएगा, या फिर अगस्त एंड में हो जाएगा, या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, दीज ऑल वर द गिमिक्स जस्ट टू सेल यू कोर्सेज। जो लोग कोर्सेज बेच रहे हैं आपको बखूबी बताया, वो अब आके बोल रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा। मैंने तो पहले बताया था कि नहीं होगा, क्योंकि एनडीए में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे आफ्टर नीट। एंड आपको पता होगा एनडीए में ऑलमोस्ट 30 to 40% स्टाफ चेंज किया गया है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम ऑलमोस्ट अक्टूबर में आपका होगा स्टेज 1। बट द कॉशन पार्ट इज़, जो कि आपके लिए रेड वार्निंग काइंड ऑफ है, कि स्टेज 2 के लिए कम टाइम मिलेगा उसके वजह से। क्योंकि अगर स्टेज 1 जल्दी हो जाता तो आपको स्टेज 2 के लिए अच्छा खासा 40-50 दिन मिल जाता। बट अब क्या है, OMR शीट है, ठीक है, ये चेक हो जाती है 10 दिन में। वैसे भी ज़्यादा बच्चे नहीं, 1,80,000 या फिर 1,70,000 बच्चे ही अटेम्प्ट करने वाले हैं ये वाला स्टेज 1। ओके, वो भी मैं ओवर एस्टिमेशन में कहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग एब्सेंट भी हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में, यू नो दैट। तो ये चेक हो जाएंगी 10-12 दिन में कॉपियाँ, OMR शीट, आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके में भी बहुत ही जल्दी आपको दे दिया जाए स्टेज 2 का, क्योंकि यूपीएससी है जो, जिसमें इतना सिलेबस है, तब भी यूपीएससी इज़ गिविंग जस्ट 75 डेज फॉर द मेंस पेपर, जहाँ पे 9 पेपर होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ आपका एक पेपर है। तो हार्डली मुझे लगता है इसके लिए 15 से 20 दिन भी दे देगा तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए स्टेज 1 के साथ साथ आप स्टेज 2 का भी प्रिपरेशन करते रहो। जिन्हें अगर राइटिंग में इशू है, जिन्हें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन नहीं आता है, ऐसे में आप एकदम ब्लैंक हो जाते हो, तो प्लीज़ वॉच अवर फ्री लेक्चर्स प्रेजेंट ऑन स्टेज 2 प्लेलिस्ट। ओके, पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें ऐसे कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ का लेक्चर है, ठीक है। तो प्लीज़ वॉच दैट, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो इफ़ यू आर हैविंग इशू, देन आई विल रिकमेंड कि यू विल गो फॉर द बुक, क्योंकि बुक से आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जिसको मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो स्टेज 2 पक्का कर लें अपना। और स्टेज 1 में अच्छे नंबर आने लग गए टेस्ट सीरीज़ में, लाइक 140 तक आप पहुंच रहे हो, तो धीरे धीरे आप 150 भी पहुंचोगे, ठीक है, और हो जाएगा। अब देखो ये फिर उसके बाद अब ये हैं कोर्ट के एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वर्बैटिम नहीं है, लेकिन मैंने कोर्ट के उससे उठाया है डायरेक्ट, एकदम सब कुछ एक एक वर्ड लिखा हुआ है। ये वाला तो हमने देख ही लिया था, केशवानंद भारती वाला जजमेंट है जिसका हिंदी दिया हुआ है। इसमें भी देखो ऐसे ही है ना, रिट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो इन सबको याचिका पिटिशनर, याचिकाकर्ता, ठीक है, ये सारे अमेंडमेंट्स, ये सबको अपना अंडरलाइन करना, ठीक है, जब भी आप लिख रहे हो इस तरह का कोई भी एक्सट्रैक्ट ट्रांसलेट करने के आ जाए। फिर उसमें देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लिए मैंने रिवीजन के लिए यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है, ये पढ़ लेना आप। ये सब तो मतलब मैंने इसलिए दिया है पीडीएफ में, ताकि आप खुद से भी पढ़ो कि कैसे आ सकते हैं ट्रांसलेशंस फ्रॉम कोर्ट एक्सट्रैक्ट। ओके, एंड फ्रॉम दिस एडिटोरियल से भी मैंने उठाए हैं आर्टिकल्स, जो कि आप इस तरह पढ़ सकते हो, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़ लेना आप, और ये वोकैब की क्लासेस और भी आती रहेंगी, सो स्टे ट्यून्ड। एंड और ये स्टेज 2 की अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, तो यू कैन जस्ट विजिट दिस टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं अभी लिंक डाल दूँगा सैम्पल बुक की, तो आप वो बुक देख सकते हो, ठीक है। और स्टेज 2 का भी मैं, जो टेस्ट सीरीज़ है उसका भी फॉर्म दोबारा पिन कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, और बुक का भी लिंक और वो कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि अवर बुक इज़ ऑलरेडी लिस्टेड ऑन अमेज़न नाउ, तो आप वहाँ से सैम्पल चेक कर सकते हो बुक का, ठीक है। दोज़ हू वर टेक्स्टिंग मी फॉर कि सर सैम्पल कहाँ से मिलेगा बुक का, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा अमेज़न से, ठीक है। और हम मिनी मॉक की सीरीज़ तो चला ही रहे हैं, जो कि डेली आता है मंडे टू फ्राइडे, जिसमें आप स्टेज 1 का प्रैक्टिस करते हो। सो स्टे ट्यून टू द टेलीग्राम चैनल एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आगे चल के अभी स्टेज 1 का और चीज़ें लाने वाला हूँ मैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, स्टडी हार्ड एंड गेट सेलेक्टेड विथ AKO। थैंक यू।